लोग आज वेस्टर्न फिलासफर के अंतर्गत हार्वर्ड गुड स्पेंसर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हार्वर्ड स्पेंसर से। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू। हाई। वेस्टर्न फिलासफर के अंतर्गत हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। हार्वर्ड स्पेंसर, उनके विचार, उन्होंने किस किस प्रकार के विचार दिए हैं अपने शिक्षा से संबंधित, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके पढ़ते हैं पहले। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। सर शुरू करें। यस यस, स्टार्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय क्लास, माय डियर क्लास। आज के दिन हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पेपर के अंतर्गत यूनिट जो एजुकेशनल थॉट ऑफ ग्रेट फिलोसफर के नाम से जानी जाती है, इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर जैसे महान दार्शनिक को जानेंगे कि उनके क्या क्या विचार हैं, जिसका सुपरविजन मिस्टर देश दीपक सर करेंगे। अ, अब आगे हम सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। क्या है विषय सूची? इसके अंतर्गत हम देखेंगे विषय सूची में सबसे पहले कि हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में सूक्ष्म रूप से बताया जाएगा। दूसरे नंबर पे हम बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर का दर्शन क्या है। तीसरे पर स्पेंसर और शिक्षा। फिर स्पेंसर का शिक्षा सिद्धांत, स्पेंसर का शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट होगा शिक्षा का उद्देश्य। फिर पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत, शिक्षण विधियां, अनुशासन, दंड, विद्यालय, विद्यालय के बारे में उन्होंने क्या बताया, शिक्षक, शिक्षार्थी, अन्य पक्ष में भी जो आते हैं स्त्री शिक्षा, मानसिक शिक्षा, इन सब के बारे में बताएंगे। शिक्षा पर स्पेंसर के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, इसे बताएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें गुण और दोष दोनों बताए जाएंगे। फिर अंततः हम विषय का निष्कर्ष निकालेंगे और संदर्भ ग्रंथ सूची देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में सूक्ष्म रूप से जानते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म जो हुआ था वो 27 अप्रैल 1880 को हुआ था, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं। तो इनका जो जन्म स्थान था वो डर्बीशायर, इंग्लैंड था। और इनकी माता जो थी उनका नाम हेरिटेज स्पेंसर था। पिता का नाम जॉर्ज स्पेंसर था, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। क्योंकि ये ब्रिटिश निवासी थे, इसलिए इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश है। और ये जिस युग के इनका जो दर्शन है, जिस युग का कहलाता है, वह 19वीं सदी का दर्शन है। और इनकी मृत्यु जो है 8 दिसंबर 1903 को हुई थी, ब्राइटन सनसेक्स, इंग्लैंड में ही। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उसके नीचे जो सिग्नेचर बना हुआ है वह हर्बर्ट स्पेंसर का ही है। आगे हम बढ़ते हैं। इनके बारे में और भी कुछ हम बताना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त भी फैक्ट क्या हैं क्या नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके पिता जो है जॉर्ज स्पेंसर थे। और ये इनकी जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी, और केवल कुछ समय के लिए ही जो है वो किसी स्कूल में, छोटे से स्कूल में गए हुए थे। और जब इन्होंने धंधा शुरू कर, मतलब जब थोड़ा बहुत पढ़ लिए, तो इन्होंने जब धंधा शुरू किया तो पहले ये रेलवे अभियंता के रूप में हुए। फिर उसके बाद पत्रकार के रूप में हुए। और अंत में ये लेखक और दार्शनिक के रूप में सामने आए। इनका जो लेखन का क्षेत्र था वो मनोविज्ञान था, समाजशास्त्र था, पश्चिमी दर्शन था। इस तरह के इनके क्षेत्र थे। और जो इन्होंने स्कूल दिया, मतलब जो स्कूलिंग होती है, हर दार्शनिक की अपनी अपनी अलग अलग स्कूलिंग होती है, तो इनकी जो इन्होंने जो स्कूलिंग दी उसे शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। और इनकी जो विचारधारा थी उस वो किससे किससे मतलब किस किस चीज में ये रुचि रखते थे, तो ये विकासवाद पर अपना मत व्यक्त करते थे, प्रत्यक्षवाद पर व्यक्त करते थे, और उपयोगितावाद पर व्यक्त करते थे। इन्होंने जो विचार दिए हैं कुछ, जैसे कि सामाजिक डार्विन वाद दिया है। इन्होंने जो विचार इन्होंने दिए, मतलब डार्विनवाद से रिलेट करके इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद दिया है। सर्वोत्तम की उत्तरजीविता दिया है, समान स्वतंत्रता का नियम या कानून दिया है। ये इनके उल्लेखनीय विचार हैं। फिर आता है कि मान लीजिए कि ये किससे किससे प्रभावित हैं, जो इनके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण उत्पन्न हुए, या सोचने की ऐसी क्षमता उत्पन्न हुई। तो ये उस समय के चार्ल्स डार्विन थे, उनसे आगस्ट कांटे थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जॉर्ज हेनरी लुइस थे, बैप्टिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क उनका पूरा नाम है, थॉमस हेनरी हैक्सले थे। ये
ये उनसे प्रभावित भी थे और इन्होंने उनको प्रभावित भी किया था। इनके अतिरिक्त वो मरे और रोज बर्ड से भी प्रभावित थे और जैक लंदन और ओबे रॉन हर्वर्ड से भी ये प्रभावित थे। अब आगे आते हैं कि इनकी पुस्तकें क्या हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, कार्य क्या क्या किए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रम से कई पुस्तकों के बारे में लिख दिया है। लगभग इनकी सभी किताबें महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि कुछ किताबें राजनीति में भी हैं और मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इनकी किताबें महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने सबसे पहले डाला है द मैन वर्सेस द स्टेट, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल है। मैं क्रमशः केवल नाम पढ़ ले रही हूँ, जिसके बारे में मुझे विशेष जानकारी होगी उसको मैं आपको बता दूंगी। ऑन सोशल इवोल्यूशन सिलेक्टेड राइटिंग्स, जिसे हेरिटेज ऑफ सोशियोलॉजी सीरीज कहा जाता है। द फिलोसफी ऑफ स्टाइल, यानी कि जो तरीका होता है उसका जो दर्शन होता है ये है। सोशल स्टैटिक्स और ऑर्डर, अब्रिज्ड एंड रिवाइज्ड। आगे इनकी पुस्तक है अ सिस्टम ऑफ सिंथेटिक फिलोसफी। सिंथेटिक फिलोसफी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इनका जो दर्शन है वो भी सिंथेटिक दर्शन ही के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने दर्शन के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या दी हुई है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने दिया है कि क्या क्या होने चाहिए सिद्धांत। फिर द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी क्रिसमस। फिर इसके आगे है हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये उनके खुद के द्वारा रची गई आत्मकथा है। एंड एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी सिलेक्शन। इसके बाद वर्क्स, वर्क्स नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। द कल्चर डिमांड बाय मॉडर्न लाइफ, यह उनकी अगली पुस्तक है। आगे भी देखते हैं। एक तो अभी आपने पढ़ा कि अ सिस्टम ऑफ सिंथेटिक फिलोसफी, ये एक उनकी किताब है और एक किताब अलग से इनकी सिंथेटिक फिलोसफी नाम से भी है। फिर आगे है दी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, जैसा मैंने बायोलॉजी में भी उल्लेखनीय पुस्तकें लिखे हुए हैं, तो जिसमें से द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी भी है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पीटी एंड अपेंडिक्स टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी से भी संबंधित इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और इसमें से जो एक शिक्षा के क्षेत्र में है, इनका अद्वितीय विचार जो इसमें देखने को मिलता है, व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ, इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके बाद है स्टेट एजुकेशन सेल्फ डिफीटिंग। आगे भी पुस्तकें दी गई हैं। द फिलोसफी ऑफ स्टाइल टुगेदर विद एन एसे ऑन स्टाइल। इस पुस्तक में इन्होंने जो लिखा है वह एक निबंधात्मक रूप में ही लिखा है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी इन्होंने ऐसा ही रखा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बीइंग पार्ट। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी में इन्होंने जो समाजशास्त्र का क्षेत्र है वह किस तरह से व्याख्यात्मक रूप में होना चाहिए, इसको बताने का प्रयास किया है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, फैक्ट्स एंड कमेंट्स। उसके आगे और भी पुस्तकें हैं, जैसे वेरियस सेगमेंट्स, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, एजुकेशन। एजुकेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें इन्होंने पूरा का पूरा शिक्षा के बारे में लिखा है और उसी के अध्ययन के आधार पर मैं इनके बारे में ये क्या सोचते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आज यहाँ पे बताऊंगी। आगे पुस्तक है साइंटिफिक पॉलिटिकल एंड स्पेकुलेटिव एसेज, द इंडक्शन ऑफ एथिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। आगे इन्होंने पत्र भी एक लिखा जो दी प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट नाम से जाना जाता है। इनके दो पेपर्स भी थे, जिसे दी जॉइस्ट और दी पायलट के नाम से जाना जाता है। इनके पेपर्स कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है। आगे स्पेंसर का दर्शन। अब हर्बर्ट स्पेंसर के दर्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर किस तरह की विचारधारा रखते थे। तो हमने इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, समय और दूरी अपरिमित रूप से विभाज्य हैं। स्पेंसर को कहते हैं कि जो समय है और दूरी है उसको कितना भी छोटा कर दिया जाए वह विभाजित होगी।
और इनकी इसी बात को ये मतलब ये समझाते हैं कि जो मैंने ये सोचा है हो सकता है कि यह गलत, उन्होंने यह खुद कहा है कि हो सकता है यह गलत हो, परंतु समय और दूरी को अपरिमित विभाज्यता के अयोग्य होने का विचार भी गलत हो सकता है। यह उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत हूँ तो अगर इसके एंटी के जो विचार है वह भी गलत हो सकता है। उन्होंने इस बात को एक कोटेशन के थ्रू कहा है। उन्होंने कहा कि यह उसी प्रकार आदि अंत से रहित अस्तित्व अथवा दूरी रहित समय मनुष्य की सोचने की परिधि से बाहर है, अर्थात ऐसा कोई भी समय जिसका आदि अनंत ना हो वह मनुष्य के सोचने से बाहर है। यही कारण है कि जो वो तत्व निरूपण करते हैं उनकी प्रकृति कुछ भिन्न तरह से दिखाई देती है। आगे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है इनके दर्शन में कि ये संश्लेषणात्मक दर्शन की बात करते हैं। इन्होंने एक बात कही है कि वस्तु जगत में जितने भी पदार्थ हैं उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, वह केवल रूप बदलता रहता है। तो इस रूप बदलता कैसे है, कभी वह संयोग करके कोई चीज बनाता है और कभी वह विघटन करके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्होंने जो ये सारी बातें हैं संश्लेषणात्मक दर्शन में कही है, जो कि इनके दर्शन का मुख्य अंग है। इसमें ये विकास और विनाश दोनों के सिद्धांतों की बात करते हैं कि विकास होता है, विनाश उस शब्द का नहीं कि मतलब कि वस्तु के रूप का केवल विनाश होता है, लेकिन जो तत्व होते हैं वो हमेशा संसार में बने रहते हैं, केवल उनके रूप का विनाश होता है। अब इस तरह से हमने उनके दर्शन के बारे में सूक्ष्म रूप से जाना। आगे हम चलते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है इसलिए जल्दी कर दे रहे हैं। स्पेंसर और शिक्षा। स्पेंसर शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, इसके लिए यहाँ पर मैंने स्लाइड में उनके द्वारा कही गई कई परिभाषाएं जिसे आप कह सकते हैं या फिर कोटेशन जो होते हैं वो उनके द्वारा जो कहे गए हैं वो मैंने लिखे हैं। जैसा पहला है, शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति के शारीरिक ढांचे को उन्नत करती है और उसे उन्नत के योग्य बनाती। इसका देखिए पहले कोटेशन से ये एकदम सीधे सीधे प्रतीत हो रहा है कि वो शारीरिक शिक्षा पर बल देते थे कि शारीरिक ढांचे को उन्नत करती है और उसे उन्नत के योग्य बनाती है। दूसरा इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा का अर्थ शरीर के अवयवों को पूर्ण करना है जिससे वह जीवन के कार्यों को करने में कुशल हो जाए। चूंकि उन्होंने शरीर के अवयवों कहा है, इसका मतलब ये संपूर्ण शारीरिक विकास को मानते हैं जिसमें मस्तिष्क का विकास भी आता है। और इन्होंने कहा इस तरह से विकास हो कि जीवन का कार्य कुशल रूप से हो जाए। इससे आप आशय लगा सकते हैं कि ये शिक्षा को किस तरह से करना चाहते थे। आगे भी कई परिभाषा है जिसको मैंने मेंशन किया है। शिक्षा में चरित्र निर्माण के लिए अपनी वस्तु है, यानी शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसमें चरित्र निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है, यानी शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र निर्माण करना भी होता है। जैसा कि मैंने अथवा करके लिख दिया है, शिक्षा चरित्र निर्माण का अपना एक उद्देश्य रखती है। आगे देखते हैं, एक इन्होंने और परिभाषा कही है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यह बहुत ही डीप कह सकते हैं आप इनकी सोच है कि मान लीजिए आपके अंदर अंतर शक्ति है लेकिन अगर बाह्य जीवन से उसका समन्वय ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करना है क्या नहीं करना है, इस बात का समुचित ज्ञान दिलाना ही शिक्षा है। वो ये कहते हैं, मान लीजिए आपको गुणा भाग करने की शक्ति है लेकिन आपको जब करना है उस समय अगर आपका समन्वय नहीं बैठ पा रहा है तो वह शिक्षा नहीं। इनका मतलब है कि आंतरिक शक्तियां हों और बाह्य वातावरण से उनका समन्वय भी स्थापित हो सके। इस तरह से इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं, दार्शनिक महान दार्शनिक हैं, वो ना तो अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और ना ही ज्यादा सोचते थे। ये नहीं था कि बहुत ज्यादा सोचते थे, चिंतन मतलब हद से ज्यादा सोचते थे, लेकिन अपने मतलब जैसे एक विद्वान सोचता, मतलब विद्वान के विद्वान तो है ही, मतलब ये कि इनका सोचने का तरीका कुछ दूसरी तरह का था।
तो लेकिन एक इनकी खासियत थी, जो इनकी प्रतिभा थी, चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, होता नहीं कि पढ़ने पे कभी-कभी हो जाता है परिभाषाओं का एक जो पहले से असर हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर आम गिरता है या सारी वस्तुएँ पृथ्वी पर गिरती हैं, तो एक पूर्वाभास, हाँ, पूर्वाभास जिसे कहते हैं, पूर्वाभास हो जाता है। तो इनके अंदर कोई पूर्वाभास नहीं था, जो भी इनकी रचना थी वो मौलिक थी। इनकी जो भी रचना थी वो मौलिक थी, उन्होंने खुद अपना ऑब्जर्व किया, उसमें किसी का दबाव इनके ऊपर नहीं पड़ा था। तो जैसे कि वहाँ पे उस समय क्या था, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का पठन-पाठन ज़्यादा किया जाता था। कहा जाता था जो विद्वान होते हैं वो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का पठन-पाठन करते हैं, वही विद्वान होते हैं। इन्होंने सीधे-सीधे इस बात का विरोध किया कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं का पठन-पाठन जो करता है वही विद्वान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इन्होंने जैसे कि अ, जो शिक्षा के क्षेत्र में पेस्टोलॉजी ने कुछ प्रयोग किए थे, उनसे भी हटकर इन्होंने अपने विचार दिए। वह स्पेंसर जी अत्यधिक साहित्य तथा मानवीय विषयों के स्थान पर वास्तविकता को स्थान देते थे, क्योंकि उस समय क्या था, साहित्य का बहुत बड़ा बोलबाला था, साहित्य की रचनाएं हो रही थी इनके समय में। लेकिन इनका मानना था कि साहित्य से ज्यादा वास्तविक ज्ञान की जरूरत है और वास्तविक ज्ञान पे ही ज्यादा रचना होनी चाहिए थी। इसके विषय में प्रोफेसर लारिज के विचार है कि स्पेंसर का ध्यान शिक्षा से अधिक दर्शन की ओर था, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे थे कि भाई वास्तविकता से जुड़ो, वास्तविकता क्या है। और शिक्षा तो भाई साहित्य की भी होती है, कला की भी होती है, नृत्य की भी होती है। तो इसलिए प्रोफेसर लारिज ने कहा कि वो केवल उनका एक दर्शन था जो कि सोचता था कि केवल वास्तविक दुनिया से ही जुड़े हैं। इसका मतलब शिक्षा से ज्यादा दर्शन की ओर सोचते थे। और इनकी एक खासियत थी स्पेंसर सर की कि ये प्रकृति के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे मतलब छोटे से छोटे कण से लेकर नक्षत्र की उत्पत्ति के बारे में मतलब ये सोचते थे। और ये बालक के मस्तिष्क में भी ऐसा सोचने के लिए क्रिया उत्पन्न की जाए, ऐसा वो शिक्षा को समझते थे कि इस तरह की शिक्षा हो। इसीलिए स्पेंसर को प्रकृतिवादी भी माना गया है कि प्रकृति की गोद में रहकर वो सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए इन्हें प्रकृतिवादी भी माना गया है। और जो विकासवाद का जो इनका रुचि है, जो मैंने इसके पहले बताया कि विकासवाद में रुचि रखते हैं, तो विकासवाद के बात तो ये कहते हैं कि पुद्गल से चेतन मनस तक का जो रूप उत्पन्न होता है उसमें मैं विश्वास करता हूँ, ये उनका कहना था। और वो जैसा कि भी मैंने आपको परिभाषा बताई कि कहते हैं कि शिक्षा शरीर के अवयव को उन्नत करती है तथा उन्हें जीवन के योग्य बनाती है। तो ये जो परिभाषा उन्होंने दी थी, इसको देकर उन्होंने जीव शास्त्र तथा शिक्षा से संबंध स्थापित कर दिया था, क्योंकि शरीर के अवयव हैं तो जीव शास्त्र हो गया और शिक्षा है, शिक्षा दी जा रही है, तो इन दोनों में उन्होंने संबंध स्थापित किया। स्पेंसर की जो शिक्षा थी वो प्राकृतिक परिणामों द्वारा शिक्षा पर आधारित थी। आगे शिक्षा, हाँ, शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, क्या उनके विचार हैं। अब हम आगे जानेंगे स्पेंसर का शिक्षा सिद्धांत क्या। तो हर्बर्ट स्पेंसर, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि उनके अंदर मौलिकता बहुत अधिक थी और वो शुरू से ही विचारों को सोचते थे, मतलब किसी का थोपा गया ना हो, विचार कोई थोपा ना गया हो, स्वयं से उत्पन्न किया हो। तो इस क्षेत्र था, जब कभी कोई धारणा आप जान जाते हो तो आप उसी को सोचते हो, लेकिन नहीं दौड़ व्यापक था। और स्पेंसर की शिक्षा को ये बात आती है, रूसो के शिक्षा सिद्धांत से ये प्रभावित थे, यानी प्राकृतिक परिणामों पर ये अधिक बल देते थे। और तीसरा इनका जो शिक्षा का सिद्धांत है, ये मानते थे मेरे जो भी शिक्षा हो, जो भी शिक्षा दी जाए वो उपयोगी हो,
अनावश्यक की कोई शिक्षा देकर समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा उनका मानना था। ये तो हो गया कि शिक्षा सिद्धांत है। और स्पेंसर जैसा मैंने लिखा है उपयोगी ज्ञान का सिद्धांत, तो ये विभिन्न विषयों की तुलना करते थे। जैसे मान लीजिए किसी के पास समय कम है तो तुलना करते थे कि जिसके लिए जो विषय ज्यादा जरूरी हो वह विषय उसके लिए ज्यादा पढ़ाया जाए, उसके लिए पहले पढ़ाया जाए। मतलब ये तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देते थे। इस तरह से हम आपको आगे ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्पेंसर का शिक्षण सूत्र क्या है? स्पेंसर के शिक्षण सूत्र में यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सरल से जटिल की ओर। इनका मानना था कि कभी भी टीचर जो शिक्षा देता है या जो भी मार्गदर्शक शिक्षा के लिए बच्चे को प्रेरित करता है, उसे इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बच्चा सरल से जटिल की ओर सीखने के लिए प्रवृत्त हो सके। क्योंकि अगर कठिन से सरल की ओर सीखा जाएगा तो यह बच्चे के लिए काफी दुष्कर हो जाएगा, लेकिन अगर सरल चीज से कठिन की ओर जाएंगे तो यह उसको आसान होगा और वह चीजों को अच्छे ढंग से समझ सकेगा। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो विषय का चयन हो या अध्यापन कार्य हो सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे सीखना सरल हो सके, रुचिकर हो सके, उत्साह हो सके। दूसरा मैंने लिखा हुआ है ज्ञात के में बनाने हेतु यह परम आवश्यक होता है कि शिक्षण कार्य में अध्यापक जो ज्ञात वस्तु है उसको पहले बताए, उसके बाद अज्ञात वस्तु की होगा। जैसे पहले सेब रख जाए, उस पर की एप्पल बर्तन जो निकला क्या पढ़ना यह है। इसने बता रहे थे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो इनका शिक्षण सूत्र है, इसमें स्पेंसर कहते हैं कि जैसे बच्चे को गिनती ही गिनाना हुआ तो उसमें वास्तविक वस्तुओं को दिखाया जाए और उसी को गिनने से अभ्यास कराया जाए। और जैसे कि मान लीजिए उनको आकृति बनाना, आकृति की जानकारी देनी है तो आप बच्चों को कागज दीजिए और उसी को मोड़ कर या काट कर इस तरह से आकृतियां बनाना सिखाइए कि कैसे एक कागज किस तरह से चौकोर बना। एकाएक आप चौकोर रख देंगे शायद बच्चा ना समझ पाए, लेकिन किस तरह से काट के बनाया, किस तरह से, तो उसमें उत्सुकता भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से जान पाता है। और इसी ढंग से मतलब कागज को मोड़ते मोड़ते ही इसी ढंग से जैसे रचना को वृत्त बनाए कि उसकी त्रिज्या और त्रिभुज की त्रिज्या बराबर हो। इस तरह से उन्होंने कहा कि चित्र को बना करके कागज के टुकड़े को काट करके इस तरह से सिखाया जाए। ने अन्य सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं, जैसे मानवता के विकास के क्रम का शिक्षा देनी चाहिए। मतलब उनके सिद्धांत में है कि मानवता की शिक्षा देनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया है कि प्रयोगात्मक तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट में बताएंगे कि कौन कौन सी विधि वो उपयोग करने के लिए कहते हैं कि शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना ज्यादा उचित होगा। तो स्पेंसर जो शिक्षा का उद्देश्य रखते हैं वो सबसे पहले तो पहली बात वो कहते हैं कि शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं अपितु क्रिया है, या उनका कोटेशन है। इस कोटेशन से एकदम स्पष्ट होता है कि वह केवल जो ज्ञान होता है, जैसे हमने कह दिया कि
सेब मीठा मतलब कच्चा खट्टा होता है, और जब अगर वो पक जाता है तो मीठा होता है। तो कहते हैं केवल इतना ज्ञान ही केवल शिक्षा नहीं है, यथासंभव उसमें अगर क्रियात्मक रूप से, जैसे सेब किस तरह से खट्टा है किसी ने टेस्ट किया बच्चे ने, और किस तरह से मीठा है पकने के बाद टेस्ट किया, तो यह संपूर्ण शिक्षा। जैसे किसी ने कह दिया कि चाकू से टमाटर काटो कट जाएगा, तो वो उसको तब तक शिक्षा नहीं मानते हैं जब तक बच्चे को यह क्रिया करके सिखाई ना जाए, जब तक वह सीख ना जाए कि किस तरह से टमाटर काटा जाता है। इस परिभाषा के जो इन्होंने अभी मैंने कोटेशन बताया उसके अनुसार से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि पहला जो मैंने लिखा है सहज क्रियाओं का निर्माण, वो कहते हैं बालकों में उचित सहज क्रियाओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य हो। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो कि बालक में उचित सहज क्रियाओं का निर्माण हो सके। दूसरा मैंने यहाँ पे देखे लिखा है मूल प्रवृत्तियों का शोधन। वो कहते हैं कि शिक्षा का चूंकि ये मूल प्रवृत्ति पे विश्वास रखते हैं तो थोपी गई प्रवृत्ति को रखते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका शोधन करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शोधन मतलब दिशा निर्देश जब अच्छे से मिलेगा तो वह मूल प्रवृत्ति ही और अधिक निखर करके प्रतिभा के रूप में सामने आएगी। तीसरा इन्होंने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि बालक का जो विकास है वो स्वतंत्रता पूर्वक हो, एकदम पूरी से ये नहीं है कि उसके ऊपर दबाव डाला जाए कि हाँ तुमको इतना काम करना ही है, या तुमको तभी नंबर मिलेंगे, कि इतना काम नहीं करोगे तो कम नंबर मिलेंगे, इस तरह से नहीं। उसका स्वतंत्रता से विकास हो, उसके अंदर ऐसी चेतना भरी जाए कि वह अपने विकास को करने के लिए उन्मुख हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि आत्मा व्यक्ति का विकास। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के तहत ये कहा है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बालक जो है जब शिक्षा ग्रहण करे तो उसकी जो आत्मा व्यक्ति है, जो अपने को व्यक्त करने की शक्ति है, आत्मा व्यक्ति माने यही होता है अपने को व्यक्त करने की शक्ति, इसका विकास हो सके। आत्मा व्यक्ति में जो आकलन होता है स्वयं का वह भी आता है। कई जगह आपने देखा होगा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है लेकिन वह जान भी नहीं पाता है और कहता है कि मैं तो शांत रहता हूँ। ये भी एक आत्मा व्यक्ति की कमी ही है। जब वो महसूस कर लेता है कि हाँ हमारे अंदर थोड़ा कमी है और वो आत्मा व्यक्ति समझता है कि हाँ मेरे अंदर कमी है, और तब वो व्यक्त करता है कि नहीं हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्रोधी होता हूँ। तो वो कह रहे थे कि आत्मा व्यक्ति बहुत जरूरी है, चाहे दुख की हो, चाहे सुख की हो, चाहे गलत की हो, चाहे सही की हो। जब वह आत्मा व्यक्ति करेगा तभी उसका मार्गदर्शक जो है या उसका आगे का भविष्य उसी के अनुसार आगे अच्छे ढंग से बढ़ेगा। और नेक्स्ट इन्होंने उद्देश्य रखा है, देखिए मैंने आपको लिखा है ज्ञानेंद्रियों का विकास। स्पेंसर जी कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ज्ञानेंद्रियों का, समस्त ज्ञानेंद्रियों का विकास करे। एक ही ज्ञानेंद्रिय का नहीं कि नाक तक केवल कर दे या आँख तक केवल कर दे। वो कहते हैं समस्त ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए। नाक, कान, नाक घ्राण शक्ति के लिए, कर्ण श्रवण शक्ति के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए, इन सभी मतलब ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए। शिक्षा का एक ये मेन उद्देश्य हो। दूसरा देखिए सेंटर में मैंने लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। क्योंकि वो कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र रखना चाहिए, इसलिए जो भी शिक्षा हो वह बाल केंद्रित हो, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य यह हो कि टीचर जो चाहता है वो बाल केंद्रित हो। बालक का किस तरह से विकास होगा, बालक की क्या जरूरतें हैं, उसका किसमें रुचि है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उसके उद्देश्य, उस उक्त बालक के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाना चाहिए। यानी कि शिक्षा अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग उद्देश्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है मैंने इसमें लिखा हुआ है वह है आत्म संरक्षण संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। चूंकि स्पेंसर सर पहले भी कहते हैं वास्तविकता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उस समय भी व्यक्ति का व्यक्ति से रक्षा करना, व्यक्ति का जीव से रक्षा करना यह अत्यंत आवश्यक था। यहाँ तक कि जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ज़माने में जंगल ज़्यादा हुआ करते थे, हर देश में हुआ करते थे, तो जीव जंतु निकलते रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको आत्म संरक्षण किस तरह से करना है, इन सब संबंधी क्रियाओं का ज्ञान भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके साथ ही जो आत्म संरक्षण की जो सामाजिक आत्म संरक्षण है उसका भी ज्ञान शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये आत्म संरक्षण में ये दोनों बातें कहते हैं। एक मिनट।
हाँ, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं पाठ्यक्रम। हर्बर्ट स्पेंसर जी पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोलते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आत्म संरक्षण को बताते हैं, जैसे कि ये देखिए पीछे स्लाइड में है कि शिक्षा का उद्देश्य ये निर्धारित होना चाहिए। जब शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित हो जाता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाता है। तो कहते हैं कि सबसे पहला विचार तो कहते हैं कि विभिन्न विषयों की उपयोगिता का आधार क्रमबद्ध किया जाए, और क्योंकि वो इंडिविजुअल भिन्नता पे भी ध्यान देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जिस बच्चे को ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो उसका पहले निर्धारण कर दिया जाए, किसी किस बच्चे को कितना क्या किस विषय में शिक्षा देनी है। तो इन्होंने पहले देखिए इसमें मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में लिखा है आत्म संरक्षण एवं रक्षा हेतु ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि जिसमें आत्म संरक्षण एवं रक्षा हेतु समय पर्याप्त समय दिया जा सके और उचित समय हो। जैसे कि मान लीजिए जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सुबह के वक्त ज्यादा अच्छी होती है, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि ये वाला पीरियड पहले हो, इस तरह का शिक्षा व्यवस्था दी जाए। दूसरा मैंने ये देखिए जो लिखा है शिशु पालन हेतु पाठ्यक्रम में, क्योंकि वह स्त्री को शिशु का रक्षक और पालक दोनों मानते थे, वो कहते थे कि शिशु पालन के स्त्रियों को शिशु पालन की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। और पाठ्यक्रम में स्त्रियों के लिए खास करके स्त्रियों को और सब चीजों के लिए तो इन्होंने ज्यादा नहीं कहा, राजनीति से तो इन्होंने दूर ही रखने की बात कही, लेकिन शिशु पालन है तो इन्होंने कहा कि शिक्षा देना अनिवार्य है, जो कि पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जब किसी जानवर का बच्चा होता है तो उसके पालन पोषण हेतु कितना ध्यान दिया जाता है, कितनी बातें उसको केयर की जाती हैं, लेकिन जब एक मानव का बच्चा होता है तो उसके पालन हेतु क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको पाठ्यक्रम में कोई स्थान ही नहीं दिया गया, यह उनका कहना था। इसलिए उन्होंने कहा कि शिशु पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर बच्चा विकसित होता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। फिर उन्होंने कहा है, और जो पाठ्यक्रम है आपको हमें ये भी बताते जाएं कि आत्म संरक्षण में जैसे कि हम आपको बताएं कि इन्होंने क्या क्या विषय रखे थे। आत्म संरक्षण में इन्होंने विषय रखे थे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सा विषय होना चाहिए। शारीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान भी आत्म संरक्षण में ही इन्होंने रख दिया था, स्वच्छता, यहाँ तक कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को भी आत्म संरक्षण में ही रखा था, क्योंकि कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी होती है जो शरीर को नुकसान कर सकती हैं, रसायन भी कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने आत्म संरक्षण और रक्षा हेतु जो रखा पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत ये सारे विषय रखे। और शिशु पालन हेतु जो रखा उसमें उन्होंने कहा कि पहली बात तो गृहशास्त्र होना चाहिए, साथ ही साथ शिशु पालन हेतु एक विषय बाल मनोविज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक सही ढंग से शिशु का पालन हो ही नहीं सकता। जब छोटा बच्चा क्या करता है, उसके मन में क्या चलता रहता है, इन सब की जानकारी व्यक्ति को होगी तो अच्छे ढंग से शिशु का पालन कर सकेगा। तो इसलिए उन्होंने बाल मनोविज्ञान और गृहशास्त्र को शिशु पालन हेतु पाठ्यक्रम में रखा। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन हेतु। इन्होंने कहा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि राजनीतिक और सामाजिक विकास भी हो सके, और इस राजनीतिक और सामाजिक विकास के ज्ञान हेतु उन्होंने जिन भी विषयों को शामिल किया उसमें इन्होंने इतिहास को रखा, जिससे हमें पुरानी बातों का भी ज्ञान हो सके और हमने क्या गलतियां की और उसका भुगतान हमें क्या मिल रहा है, या उक्त व्यक्ति ने क्या गलतियां की, या उक्त राजा ने क्या गलती की जिसका भुगतान उसे बाद में उसकी पीढ़ियों को करना पड़ा, इन सब का भी ज्ञान हो सके, जिससे सामाजिक जीवन आगे चल के उठे। इसलिए उन्होंने इतिहास को रखा, इसके अंतर्गत समाजशास्त्र को रखा, और चूंकि धन बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, जो कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन हेतु, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को भी इसमें रखा है। फिर इन्होंने कहा कि ये सब तो विषय हो गए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ समय ऐसा होता है हमारे पास जो अवकाश का प्रतीक होता है। जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, या ये होता है कि थोड़ी देर अवकाश व्यतीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि उस समय का भी सदुपयोग किया जाए। और जो जैसा कि साहित्य की बात को कहते हैं कि ज़्यादा साहित्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कला इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, काव्य इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कहते हैं कि अवकाश के समय इन सब चीज़ों का अध्ययन, इन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है, साहित्य का, कला का, काव्य का। इसका अध्ययन उसी समय किया जाए जब अवकाश का क्षण हो। इस तरह से अवकाश के क्षणों का सदुपयोग भी हो जाएगा और विषयों को पढ़ा भी जा सकेगा।
अंतिम जो मैंने लिखा है, नैतिकता हेतु। जो इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में नैतिकता हेतु क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि नैतिकता की जो भी शिक्षा है, जैसे ये होगा सिखाने के चक्कर में दंड भी देते हैं, तब नैतिकता व्यक्ति सीखता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बच्चा नैतिकता उसके अंदर, बच्चे के अंदर जब आएगी, जब जैसे प्रकृति उसको दंड देती है, जैसे आग के पास छूने गया, वो जल गया, तो अब वो नैतिकता, ये भी एक नैतिकता है कि हमें फालतू में आग के पास नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि अगर दंड भी दो, प्रकृति के अनुसार ही दो, उससे ज्यादा ना दो। नैतिकता को सिखाने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम रखो कि बच्चा खुद सीखे और उसके अंतर्गत स्व नैतिकता की भावना का विकास, स्वयं से नैतिकता की भावना के विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम वो बताते थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो वो बताते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक है। तो हार्वर्ड स्पेंसर पाठ्यक्रम निर्माण में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ पॉइंट है, उन सिद्धांतों को महत्व देते हैं। पहला लिखा हुआ है मूल प्रवृत्तियों, रुचियों व क्षमताओं का महत्व। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको एक लाइन में बताया था कि हर बच्चे की मूल प्रवृत्तियां भी भिन्न होती हैं, तो इसलिए मूल रुचियों और क्षमताओं का महत्व जरूर हो, ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित हो। और इसी जो मूल प्रवृत्तियां अलग अलग होती है, इसी से संबंधित रिलेटेड दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व। हर बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान दिया जाए। यह पाठ्यक्रम किसको कमी आती जाती है, जिससे तो ये उन्होंने कहा कि सभी की व्यक्तिगत भिन्नता सटीक तो विदेशी शिक्षा या शिक्षा बहुत तो हम तो रसायन शास्त्र का ज्ञान लिए, तो इस तरह से मैंने कहा कि चाहिए उन विषयों करके हम क्या करेंगे, हमको सिलाई कल सीखी हमने और सिलाई करके हम पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरह से उनका भी ये विचार था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने ये कहा जो अभी मैंने आपको कहा कि बेस करके हम क्या करेंगे, ये इनका पूरा सोचने का तरीका था कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा का तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। वो सीधे सीधे इस बात को कहते हैं कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में अगर धर्म को स्थान दिया गया तो समय की बर्बादी, वह इस तरह से सीधे सीधे करते हैं, क्योंकि वर्तमान में लोग खुलकर इन सब बातों पर बात भी नहीं करते। यहाँ तक कई महिलाएं और पुरुष मार्मिक अंगों का ध्यान भी नहीं रखते, जो कि अगली पीढ़ी का जन्मदाता होता है। तो उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि शारीरिक शिक्षा दी जाए और यौन शिक्षा भी पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाए। ये तो होगा कि ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए कि जिसमें शारीरिक शिक्षा क्या है, यौन शिक्षा क्या है, इस सबको स्थान मिले। अब आगे हम चलते हैं शिक्षण विधियां। उन्होंने कहा कि पहली बात तो बच्चा को, क्योंकि वो प्राकृतिक दार्शनिक कहलाते हैं, तो वो कहते हैं कि अधिकतर तो बच्चे को प्रकृति में भी छोड़ देना चाहिए, जिसको प्रकृति को सीखे। इसके अलावा वो कहते हैं कि जैसे वो प्रकृति में छोड़ देने के अलावा भी उसको अलग से भी अलग शिक्षा देनी है। तो सबसे अच्छा जो उन्होंने विधियां बताई हैं, उनमें से उन्होंने कहा सबसे अच्छी विधि प्रयोगात्मक विधि है, बच्चा करके सीखे। उसके बाद आत्मक विधि है,
आगमन उन्होंने बताया कि पहले आप उदाहरण दीजिए छोटे छोटे, उसके बाद उसका नियम बनाइए। जैसे कि अनाज है, कई अनाज आप दिखा दीजिए कि इस तरह के अनाज होते हैं। फिर बाद में बताइए ये सब अनाज चुनिए, ये नहीं कि पहले बता दो कि ये सब अनाज जी। गेहूं का मतलब ये चावल का सैंपल दिखा दीजिए, उसके बाद इस सबको दिखाने के बाद बताइए कि यह अनाज है। इस तरह से आगमन विधि का प्रयोग कीजिए। और अगर बच्चे को तब भी रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आता है तो ऐसे डाउनलोड करना पड़ेगा तो रिकॉर्डर वाला। प्रदर्शन विधि उस जगह इन्होंने कहा है कि प्रदर्शन विधि के द्वारा ज्ञान प्रदान करना चाहिए व्यक्ति उसके को, और बिना नहीं क्रियात्मक चलेगा। प्रदर्शन करना लैपटॉप में भी अत्यधिक एक उपयोगी इन्होंने ऐप बताया। आता है, उसी से फिर रिकॉर्ड इन्होंने होता है, वहाँ पर दूसरी आप क्लिक कर नेक्स्ट दो जो तो रिकॉर्ड हो शिक्षण जाएगा। विधि बताई है, वह इन्होंने बताई है स्वयं ज्ञान लैपटॉप विधि। लगाने में ये कहते हैं कि इसमें बच्चे तो के एक्स अंदर इस रिकॉर्डर तरह है, की मोबाइल में एक्स प्रवृत्ति उत्पन्न रिकॉर्डर करनी चाहिए कि वह ऐप। वास्तविक मतलब उसका मूल ज्ञान क्या है या ज्ञान क्या होता है उसके प्रति उसका रुझान हो, और वो स्वयं ज्ञान जी। प्राप्त करने के लिए उत्सुक। हाँ, इसमें एक्स रिकॉर्डर ऐसी आता विधि का हूँ प्रयोग और किया जाना सेव हो चाहिए। उसको अब कर देखिए जो दीजिएगा, और जब भी नीचे है कि रिकॉर्डिंग स्व करने की हो शिक्षा तब उसको पद्धति। स्टार्ट कर दो, स्व ज्ञान और पद्धति और स्व शिक्षा पद्धति में अंतर है। स्व ज्ञान पद्धति किसी बात जानना ही मात्र होता है, और स्व एक्स शिक्षा पद्धति यह होती है कि एक्स कितना रिकॉर्डर, हद तक हम एक्स उसको नहीं, एक्स आत्मसात कर नहीं, सकते एक्स हैं। लिखिए आप, एक्स यह स्व शिक्षा और पद्धति रिकॉर्डर। होती है। इसी को इन्होंने कहा कि इस शिक्षण विधि में इसका भी प्रयोग बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियों हाँ, के ये अंतर्गत ही स्वनिरीक्षण विधि का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चा जब अपने ज्ञान को प्राप्त करे और अपने शिक्षा पद्धति को जाने कि हाँ हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो निरीक्षण करे, खुद निरीक्षण करे कि हमने क्या जानकारी सही प्राप्त की है या सही गलत जानकारी गलत प्राप्त की है। तो इस तरह से पूर्ण रूपेण वह शिक्षा को कहते हैं कि तभी शिक्षा पूरी होगी जब स्वनिरीक्षण भी होगा। इसलिए इन्होंने स्वनिरीक्षण विधि को भी इसमें इंटर किया था। और एक दो शिक्षण विधि हैं जिनका इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, जो लगभग लगभग सभी में उपयोग होती हैं। आगे हम चलते हैं। अनुशासन। हर्बर्ट स्पेंसर जैसा अभी तक हम लोग लगातार उनके बारे में जानते आए हैं कि वो एक प्राकृतिक दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। और वो जो अनुशासन है वो ऐसा कहते हैं कि बच्चे के ऊपर कोई दबाव न डाला जाए। तो वो ये भी कहते हैं कि अनुशासन का भी दबाव न डाला जाए। पहला पॉइंट देखिए मैंने लिखा है मुक्तयात्मक अनुशासन। मुक्तयात्मक अनुशासन यानी कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दीजिए, वह किस तरह से अनुशासन सीखेगा, किस तरह से अनुशासित रहेगा, और धीमे धीमे अपने आप को दूसरे को देखते हुए। प्रकृति मतलब ये नहीं होता कि केवल पेड़ पौधे हर चीज, प्रकृति वो सारा वातावरण है जिसमें मानव भी आता है, जीव जंतु भी आते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी कुत्ते को अगर डंडा खाता है कोई कुत्ता बेचारा, तो चिल्लाते हुए भागता है। तो इससे भी वह सीखता है कि अगर हम गलत जगह जा रहे हैं तो हो सकता है कि हमें कोई नुकसान हो या हमें कोई प्रताड़ित, तो इससे बढ़िया है कि उधर न जाएं। ये हमारा अनुशासन कहता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। तो ये इनका आशय यह था कि मुक्त रूप से जब आप रखेंगे तो बच्चा अच्छे रूप से अनुशासन को सीखेगा। फिर उसी के बाद जो मैंने पॉइंट किया है स्वप्रेरित अनुशासन। कभी कभी होता क्या है, बच्चा जान भी जाता है या व्यक्ति जान भी जाता है फिर भी अनुशासन में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा अनुशासन क्लास का, कक्षा का या टीचर और विद्यार्थी के मध्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को लगे, बच्चे को यह महसूस हो कि हम स्व अनुशासित हैं, हमें क्यों कोई अनुशासित रखे। जैसे हम लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हम लोगों को तो कोई जबरदस्ती कहता नहीं है कि चलो आदर करो, क्योंकि हम लोग वातावरण से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे माता पिता भी अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं। तो हम उस ढंग से अपने आप को स्वप्रेरित करते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए और अनुशासित रहना। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो अनुशासन है वो मुक्तयात्मक अनुशासन होना चाहिए और स्वप्रेरित अनुशासन होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही कि अगर मान लीजिए, क्योंकि दंडात्मक अनुशासन के पक्षधर तो थे ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़े तो विज्ञान को महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए। विज्ञान शब्द से ये बहुत ज्यादा इसलिए थे कि कभी कभी होता है ना कि अनुशासित रखने के लिए व्यक्ति ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं करता है कि वो अनुशासन हो चाहे ना हो, मेंटली रूप से डिस्चार्ज हो जाता है या किसी तरह की उसके अंदर विकृति आती है। तो उन्होंने कहा है, एक कोटेशन है उनका, अनुशासन के लिए साथ ही साथ
मार्गदर्शन के लिए विज्ञान मुख्य मूल्य का है। इसके सभी प्रभावों में शब्दों के अर्थ को सीखने की तुलना में चीजों का अर्थ सीखना बेहतर है। कहने का आशय इन्होंने ये बताया है कि कभी भी दंड दो उसके अनुसार दो। दूसरी बात देखिए, इन्होंने नीचे ये कोटेशन में अभी मैंने बोला कि शब्दों के अर्थों को सीखने की तुलना में, एप्पल माने सेब, एप्पल माने सेब, ये उनको कहते हैं कि इसकी तुलना में जब व्यक्ति सीख जाता है कि चीजों के अर्थ सीख जाता है कि एप्पल माने मतलब जो दिखाया जाता है। इसी तरह वो अनुशासन को कहते हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो हम खुद भोगेंगे, हमारे ऊपर ही दिक्कत आएगी। यह उनका आशय यहाँ पे यह कहने हैं कि शब्दों का अर्थ ना दो कि अनुशासित रहो अनुशासित रहो, अनुशासन क्या है हम उसको रियलिटी में समझें। तो इस तरह से इन्होंने जो अतिरिक्त अनुशासन की बात बताई है, तो वैज्ञानिक रूप से इन्होंने कहा कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो इस ढंग से अनुशासित स्टूडेंट को किया जाए और टीचर भी इस तरह से व्यवहार करे कि मुक्त्यात्मक अनुशासन का विकास हो, स्वप्रेरित अनुशासन का विकास हो। आगे हम चलते हैं। जैसा कि अनुशासन के बाद एक शब्द आता है कि दंड क्या होता है। मान लीजिए अनुशासन है या अनुशासनहीनता करता है बच्चा, तो क्या होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक दार्शनिक हैं, बहुत बार मैंने इस बात को रिपीट किया हुआ है, और इसलिए ये प्राकृतिक दंड को स्वीकार करते थे। जैसा प्रकृति देती है या दंड जो गलतियां हुई हैं उसी की प्रकृति के अनुसार भी वो दंड देने की बात करते हैं, और वो भी ये दंड के पूर्णतः पक्षधर नहीं है, आंशिक दंड की ही ये मांग करते हैं जो बच्चे की गलती के अनुरूप। दूसरी बात ये, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकता के आधार पर होना चाहिए, उसका मैंने पूरा कोटेशन ही आपको बता दिया था। यह उसी के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिकता के आधार पर दंड होना चाहिए। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा और फिर से मेंशन नहीं करूँगी, वो दोबारा बात दोहराने की हो जाएगी। आगे हम चलते हैं, विद्यालय कैसा होना चाहिए। इसमें मैंने किसी भी शब्द को मेंशन करने के बजाय आपको चित्र द्वारा समझाने का प्रयास किया है। चूँकि वो कहते थे कि प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी शिक्षक होती है, और प्रकृति के प्राकृतिक स्थल होता जो है वो विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम रूप होता है। लेकिन कुछ विषय जो प्रकृति की गोद में ना हो सके, मतलब जो खुले में ना हो सके, उनके लिए कक्षाओं की भी व्यवस्था उन्होंने करने को कहा था। लेकिन ये नहीं है कि केवल कक्षा हो, उन्होंने कहा कि कोई भी विषय कक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाए तो बच्चों को यह सुविधा हो कि वह अपना प्रयोग करके देख सके। जैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि 4 मीटर की चौड़ाई और 4 मीटर की लंबाई जो है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये इतना हो जाएगा। तो बच्चे चाहे खेल ही खेल में इस तरह का वातावरण उनको दिया जाए कि 4 मीटर खींचें इधर, 4 मीटर उधर खींचें, और फिर उसका वर्ग बनाकर देखें कि हाँ ऐसा वास्तव में हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि मान लो पहला चित्र आप देख रहे हैं कि बच्चे ने पौधे के बारे में जाना कि क्या होता है, और उसको प्रयोगशाला या मुहैया कराया जा रहा है कि आप देखो, छोटा सा बच्चा है, पहले लड़की बालिका है जो वो देख रही है करके। इसी तरह दूसरे चित्र में देखिए, एक बच्चा है, उसने जो भी जाना कि इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं या कीड़े होते हैं, खरपतवार होते हैं, तो वो जा रहा है, उसको ये अवसर दिया गया है कि वो देखे, उसके पास लेंस है और वो देख रहा है ध्यान से, जीवों की आकृति देख रहा है, पत्तियों की आकृति देख रहा है। तीसरे में आप देख रहे हैं जब बड़ा है, क्योंकि स्पेंसर ने तो केवल ये तो है नहीं कि केवल बच्चों के लिए कहा था, वो पूरे बड़े लोगों तक की शिक्षा तक की बात करते, तो वो उन्होंने कहा देखिए इसी तरह ऑब्जर्व करते करते जब व्यक्ति बड़ा होता है तो वो अपना अध्ययन प्रकृति के गोद में रहते हुए ही सर्वोत्तम रूप से करता है। यहाँ पे देखिए तीसरे चित्र में वह बैठा हुआ है, अपना डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है और उसको नोट भी कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आगे हम चलते हैं, शिक्षक के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है। तो शिक्षक के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही कि शिक्षक प्रकृति को ये सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं, और ये इतना तक कह देते हैं, मतलब एक बात तो ये इतना भी कह देते हैं कि प्रकृति के अतिरिक्त कोई और सर्वोत्तम शिक्षक हो ही नहीं सकता। अतः सबसे ज्यादा जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो प्रकृति ही होनी चाहिए। लेकिन मतलब जो मैंने अभी आपको कहा कि केवल ये नहीं है कि शिक्षक हो ही ना, शिक्षक हो ही ना, तो अगर शिक्षक होगा ही नहीं तो गणित जैसे विषय को कौन पढ़ाएगा। स्टोरेज आपकी ऐसा मेमोरी तो का स्टोरेज होता है, एक्सक्यूज मी प्लीज, 1.58 GB, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। साइलेंट प्लीज। इसका MB हो जाएगा तो ये होता है कि हाँ
मोबाइल में। प्रकृति तो है ही, लेकिन टीचर की जो भूमिका होती और है वो इसमें कहते ये हैं कि है कि सिर्फ अगर स्क्रीन टीचर की को भूमिका इतनी अच्छा होनी वास्तव चाहिए में कि वह देखना है तो अच्छे इसकी वो जो मार्गदर्शक का काम ड्यूरेशन है करे उसको बढ़ा दो, और और वह नहीं बच्चे वॉइस के की साथ ही रिकॉर्डिंग करनी ऐसा है तो व्यवहार थोड़ा कम करे कर जो दो तो उसको स्टोरेज बच्चे को ज़्यादा किसी बढ़ भी तरह से जाएगा। हानि ना पहुंचाए, वह सिर्फ उसको इसको मार्गदर्शन यहाँ दे, से सेटिंग से जा उचित करके वातावरण मुहैया कराए जैसे आप कि जिससे बच्चा अपना ये शिक्षा ग्रहण कर रिजोल्यूशन है सके इसकी रहती है, और जितने बच्चों में के आप बढ़ाओ अनुरूप ही स्क्रीन उसको उतनी ही मार्गदर्शन अच्छी दें। दिखेंगी जैसे मान यात्रा लीजिए कोई दिखेगी। कमजोर बालक है तो उसको ये नहीं कि स्टोरेज भी कम फटाफट कठिन कठिनता से, जैसे जो तेज तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनको दिशा निर्देश देने का तरीका दूसरा होता है, और जो कमजोर बुद्धि के या मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको दिशा निर्देश देने का तरीका दूसरा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षक को चाहिए कि यह ध्यान दे कि व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है और व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार शिक्षक ये अब अपने ऑन हो जाएगा, शिक्षार्थी को कट मार्गदर्शन कर करे दीजिए, और पूरा कट दीजिए कर दीजिए। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। आगे हम चलते हैं। शिक्षार्थी शिक्षार्थी के विषय में उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि ये वह आप करीबन ऑन हो जाएगा, शिक्षार्थी ये को आपका एकदम साइड में बता स्वतंत्र है। रखना चाहते कभी भी हैं कि आप वो इसको स्वतंत्र रहे स्क्रीन और रिकॉर्डर करना है तो इसको टच कर दीजिए, खुद आपके ऐप करके खुल सीखे। जाएंगे, टच तो कीजिए इन्होंने और कहा ये है कि गोल गोल है, इसको शिक्षार्थी टच जो कर है दीजिए, उसको आज चालू हो जाएगी स्वतंत्रता पूरी तरह से रिकॉर्डिंग। मुहैया कराना चाहिए, हाँ वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के हाँ चालू हो प्रतिबंध में जाएगी, फिर या इसको किसी आप के दबाव के ऊपर बंद उसको कर दीजिए, नहीं होना फिर चाहिए। वापस आप जा करके दूसरी बात इसी इन्होंने ऐप बताया पे जा है करके कि जो भी पर जा करके जो मिडिल में शिक्षार्थी होगा है उस पर उसके क्लिक कर ऊपर दीजिए, वो पूरा वीडियो सेव हो कार्यों का जाएगा। जो कार्यों और का जब चाहो उत्तरदायित्व बीच जैसे में डाल ही दिया स्क्रीन जाए। रिकॉर्ड अगर नहीं इस पर करनी है इस विशेष समय बल हमें स्क्रीन बल रिकॉर्ड, तो देने की उस जरूरत पर नहीं जा है। करके यहाँ पर जब जा उस करके पर बल क्लिक करके नहीं तो दिया जाए तो स्टॉप वो कर स्व दो। अनुशासित रहेगा कि हमको करना है। इस तरह से उन्होंने मतलब एक ज़्यादा शिक्षार्थी के लिए कुछ विशेष हाँ प्रतिबंध लगाए बाद ही में नहीं जाकर है, रिकॉर्ड उसको सेव होना स्वतंत्रता दी पड़ेगा। है और स्व अनुशासित रहने की बात करी। आगे हम चलते हैं, अन्य पक्ष को देखते हैं कि अन्य पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो नैतिक शिक्षा को सबसे पहले मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि पहली बात तो इन्होंने, जैसे होता है कि नैतिक शिक्षा में व्यक्ति धर्म को जोड़ देता है, तो इन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कभी भी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। किसी भी शिक्षा में जो नैतिक शिक्षा के सच्चे उद्देश्य होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, मतलब नैतिकता के जो विचार है उनको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। जो भी विचार, मतलब नैतिकता में यही तो होता है ना, नैतिक शिक्षा में यही तो होता है, कुछ विचार होते हैं जो हम लोगों को बचपन में दिए जाते हैं या बड़े में भी दिए जाते हैं, वर्तमान समय में भी हम नैतिकता को सीख रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जो भी विचार हो उसको बहुत सावधानी पूर्वक रखकर देखना चाहिए और ऐसे विचार होने चाहिए जो शारीरिक व्यवहारों को अपने काबू में रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रदान कर सके। ऐसा वो नैतिक शिक्षा के लिए चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जो नैतिक कार्य के विरुद्ध दंड या कुकृत्य के विरुद्ध जो दंड होता है वो उसके प्रकृत्यानुकूल होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक अनुसार पे ही नैतिकता के विरोध में दंड भी होना चाहिए। तो ये नैतिक शिक्षा का पहले भी मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया था, अलग से इसमें हेडिंग डाल दिया, क्योंकि अलग से हेडिंग डालने पे ये होता है कि हाँ ये भी इसमें कवर हो गया है। फिर शारीरिक, अन्यथा सारे पॉइंट एक एक लाइन में ले लिए गए हैं, फिर भी मैंने इसे अलग से मेंशन किया है। शारीरिक शिक्षा के बारे में देखिए, इसके बाद मैंने मेंशन किया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा में क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पेंसर महाशय बहुत दुखी होते हैं कि गाय घोड़े बैल इन सब के खाने के प्रति प्रबंध के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है कि क्या खिलाना है। हर यहाँ पे आप लोग खुद ही देखते होंगे, कहते नहीं भैया हरियरा डाल दो, खली डाल दो गाय जानवर को, लेकिन इंसान के लिए हष्ट पुष्ट भोजन कितना चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो वो कहते हैं कि भाई शारीरिक शिक्षा जो है वो अत्यंत आवश्यक है, जिसमें खान पान की उचित मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाए कि कौन सी वस्तु का कितना उपयोग करना है, किस उम्र के व्यक्ति को, किस उम्र के बच्चे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की बात इन्होंने शारीरिक शिक्षा में कही है। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही सुंदर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इसका भी समावेश किया है कि इन सबको भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही रखना चाहिए। केवल खाना ही नहीं, स्वच्छता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ सुंदरता को भी इन्होंने शारीरिक शिक्षा पे बल दिया है। जैसे केश को अगर संवारा जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन तो ठीक ही होता है, लेकिन वो सुंदरता का भी बढ़ावा देती है।
तो इस तरह से इन्होंने शारीरिक शिक्षा की बात कही है। और शारीरिक शिक्षा के बारे में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अ, जो उस समय कुछ लोग थे, वैसे विदेशों में ज़्यादातर मांसाहार भोजन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे बच्चों को मांसाहार चाहे दे ना पाते हों या देते ना हों किसी भी कारण से। तो उनका कहना था कि किसी भी शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में मांसाहार की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एक बात ये कही थी कि मांस न खाने वाले आदमियों की शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों में क्षीणता आ जाती है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, यह उनका मत था। और इन्होंने इसी शारीरिक शिक्षा में ही इसका बताया था कि जो शारीरिक शिक्षा है उसी के अंतर्गत व्यायाम को भी स्थान दिया जाए। नहीं तो व्यायाम भी आ गया, हाँ पुष्टाहार भी आ मतलब गया। हाँ 22 का और रोजाना जैसा कि और उनका यह मानना था पूरा। अब वैसे भी उस वातावरण ज़्यादातर में क्या लोगों ने था इतना हमारे विशेष मुझे सेशन में मालूम नहीं, हो काई सकता है स्क्वायर बहुत ऐड मान से किया ही था एक कि काई विकल्प रहता स्क्वायर हो जो कोरिलेशन सर्वोत्तम रूप से अच्छा होता हो। आगे जो नेक्स्ट है मानसिक शिक्षा, तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा का क्रम और तरीका मानसिक शक्तियों की वृद्धि के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि शिक्षा के इस साल नहीं आई देते गए और मानसिक स्तर इधर-उधर हो गया। व्यवस्था जैसा कि इंडिविजुअल डिफरेंस वाली बात मैंने एक बताई थी, वो भी इससे रिलेटेड है। तो अगर आप हाँ जल्दी क्लास से देखें चल तो मोटा-मोटा तो क्लास सब चल कुछ रही बताया है जा चुका है, लेकिन प्रेजेंटेशन ये चल अलग रहा से है इसलिए मैंने कोट तो किया है कि वो मानसिक अरे शिक्षा फर्स्ट पर ईयर ध्यान बच्चे देते कहाँ थे और बच्चे जा रहे कहते हैं थे, फर्स्ट ईयर इसीलिए बच्चे उन्होंने शिक्षण समाप्त सूत्रों होने की बात वाले हैं बताई थी कि क्लासेस सरल से एक दो दिन कठिन की में ओर बंद होने सिखाया वाली जाए हैं क्लासेस और सही क्रम में सिखाया जाए। हाँ वो उनका ये सभी मन के था, कोर्स में समाप्त हो बात गया मेरा तो कहने कुछ की थी टॉपिक बच गए कि थे सही क्रम में क्या क्लास पहले करने के सिखाना लिए है, क्या बाद में फर्स्ट ईयर सिखाना है, इसका जब तक सही क्रम सेकेंड ईयर नहीं में तो होगा नहीं और पढ़ाए मान थे इस लीजिए बार किसी फर्स्ट ईयर में बच्चे ही को पढ़ाए बहुत अधिक ज्ञान है, तो उसकी अज्ञानता से भी ज़्यादा भयंकर परिणाम उसको दे सकता है। उनका यह मानना था। इसलिए वो कहते हैं कि मानसिक स्तर के अनुसार क्रम से शिक्षा देनी चाहिए, जिससे मात्रा भल थोड़ी हो ज्ञान की, लेकिन वो उसके लिए लाभप्रद हो। आगे इन्होंने कहा, देखिए मैंने जो अन्य पक्ष में लिखा है, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बारे में जो बात कही है, इन्होंने कहा कि बच्चों के पालन पोषण की विद्या पर स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। माँ के रूप में उनको मनोविज्ञान का ज्ञान भी देना चाहिए। स्त्री को शरीर रक्षा के नियमों को भी जानने की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो स्वयं की तो रक्षा कर ही सके, साथ ही साथ अपने शिशुओं की भी बीमारियों से भी रक्षा कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि और अन्य क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्त्रियों पर बल नहीं दिया, खासकर इन्होंने राजनीति में स्त्रियों को बिल्कुल भी स्थान न देने की बात कही है कि राजनीति में स्त्रियों का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। आगे आती है व्यावसायिक शिक्षा। स्पेंसर के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कौन-कौन सी विद्याएं आती हैं? वह है यंत्र विद्या, रसायन विद्या, ज्योतिष शास्त्र, भूगर्भ विद्या, प्राणी विद्या। इस तरह के विषय व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत होने चाहिए, जिसका उपयोग मानव कर सके और अपने व्यवसाय को शुरू कर सके। व्यवसाय या उद्योग धंधे या लघु उद्योग ये शुरू कर सके। और इन सभी का समावेश इन्होंने समाजशास्त्र में भी किया है कि ये सभी चीजें व्यवसायिक शिक्षा के जो है वो समाजशास्त्र में भी रहनी चाहिए। इतना महत्व इन्होंने व्यवसायिक शिक्षा को दिया है। आगे आते हैं हम, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ है वह है शिक्षा पर स्पेंसर के विचारों का प्रभाव। चूँकि हम एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, एमएड के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो ये देखना है कि कोई भी दार्शनिक का शिक्षा पर क्या प्रभाव है या पहले था। तो इनका क्या प्रभाव था इसके विषय में प्रोफेसर लॉरेंस के अनुसार लॉरेंस ने क्या कहा था कि स्पेंसर का उस समय क्या प्रभाव था। उन्होंने कहा कि स्पेंसर का प्रभाव फ्रांस में काफ़ी पड़ा, किंतु स्पेंसर से पूर्व भी उससे मिलती-जुलती बातों का प्रचार वहाँ खूब हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये डार्विन से प्रभावित थे, लैमार्क से प्रभावित थे। इसका मतलब कि ये पहले से बात हो चुकी थी। रूसो से प्रभावित थे ही, तो रूसो ने भी ये सारी बात कही है। तो यही वो कह रहा है प्रोफेसर लॉरेंस
कि स्पेंसर का प्रभाव फ्रांस में तो पड़ा, लेकिन ये सारी बातें इन सबसे मिलता-जुलता प्रचार पहले भी कई लोगों ने किया है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि ला चालोताए ने एक बार कहा कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वही शिक्षा दी जाए जो आँखों द्वारा उपार्जित हो सके। उम्र चाहे 7 वर्ष की हो अथवा 30 वर्ष की। प्रकृति सबसे अच्छी अध्यापिका है। प्रोफेसर लारेज बता रहे हैं ना कि इससे मिलते-जुलते जो विचार हैं वो पहले भी रखे जा चुके हैं। तो इनसे मिलते-जुलते विचार ये बता रहे हैं लारेज की ला चालोताए ने इसी तरह का विचार देखिए रखा हुआ था। और आगे अगर हम देखें तो जो इनकी वास्तविक सफलता थी, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको वास्तविक सफलता मिली, जिसमें स्वावलंबन, ऋण प्रतिकूलता, स्वतंत्रता, व्यक्तित्व का विकास आदि शामिल है, जो अमेरिकी मस्तिष्क को इनके जो बताए गए कारण उपाय हैं या शिक्षा के माध्यम हैं, विधियां हैं, आकृष्ट करता है। इसके इंग्लैंड पे भी प्रभाव देखे गए थे। 1875 में रॉयल कमीशन ने सलाह दी कि स्कूलों में कम से कम आधा घंटा विज्ञान के विषयों का अध्यापन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत रखते थे। फिर मशीन उत्पादन की समस्या तथा नवीन सभ्यता ने जो विज्ञान मतलब ये विज्ञान को बढ़ावा देते थे, तो इंग्लैंड में 1875 में ये सब इनके विचारों से प्रभावित होकर ही कि जो मशीन है, उत्पादन की समस्याएं हैं, इससे संबंधित जो भी विज्ञान है, इन सबको पढ़ाने का विशेष बल दिया जाए, ये हुआ। और फिर इनकी ही शिक्षा का प्रभाव कहा जा सकता है कि जो प्रकृति के प्रति आदर, जैसा कि रूसो भी प्राकृतिक थे, लेकिन हर व्यक्ति जैसे जो अच्छी बातों को दोहराता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोहरा रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसका भी प्रभाव होता है। अगर हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और हम विज्ञान को समर्थन करते हैं, तो हम भी कुछ कर रहे हैं। इसी तरह जैसा कि पहले कई लोगों ने कहा कि प्रकृति ही सच्ची टीचर है या बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए, इसके बाद ही से उन लोगों के बाद ही सही, लेकिन इनका भी प्रभाव प्रकृति के प्रति आदर में, विज्ञान के विषयों की महत्ता में, पाठ्यक्रम को जीवन के अनुरूप बनाने की आवश्यकता में तथा शिक्षा को मनोविज्ञान आधार दिलाने में इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण। और यहाँ शिक्षा के चूंकि ये सब शिक्षा के अंग जो भी मनोविज्ञान है या हम आपको इसमें अनुशासन भी कह सकते हैं, जो स्व अनुशासन की भावना का विकास है, बालक में सृजनात्मकता का विकास है, करके सीखने की कला का विकास है, और शिक्षा द्वारा उपयोगी ज्ञान प्रदान करने की बात है, शारीरिक शिक्षा है, शिक्षा का निश्चित क्रम होने की बात है। इन सब को जो प्रभाव पड़ा है वो इस स्पेंसर के विचारों का ही प्रभाव माना जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या है हर्बर्ट स्पेंसर के शैक्षिक चिंतन के प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट का। तो हम इसके लिए हर्बर्ट स्पेंसर के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें गुण क्या, जिसको मैंने ग्रीन से किया है, प्लस से किया है, क्योंकि हरा हमेशा फायदेमंद होता है, इसलिए मैंने इस रंग का प्रयोग किया है। तो गुणों के बारे में जो इनका शैक्षिक चिंतन था, उनका शिक्षा पर क्या पॉजिटिव पड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। पहली बात तो यह पड़ा कि उपयोगी जो शिक्षा है उसको बल मिला, और दिखावटी शिक्षा जो थी उसकी उपेक्षा होने लगी। आत्मरक्षा के ज्ञान की प्रधानता हुई, करके सीखने का महत्व दिया गया, रटंत शिक्षा को समाप्त किया गया, क्योंकि जब व्यक्ति करके सीखेगा तो वो अच्छे से आ जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, उसका क्रिया रूप होना ही शिक्षा है। तो रटंत शिक्षा समाप्त हुई, मतलब समाप्त होने मतलब जो थोड़ा बहुत अंश होता नहीं तो हमेशा गुरुकुल प्रणाली में रटते रहो, ये सब था। ऐसे विदेशों में भी पहले होता था रटने वाला सिस्टम। तो वो उस पर इनका जो प्रभाव था वो प्लस हुआ कि रटन शिक्षा कम हुई, बाल शिक्षा व यौन शिक्षा को महत्व मिला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व मिला, वरिष्ठ शिक्षा को बहुत अधिक महत्व मिला, नया विषय के रूप में मनोविज्ञान को महत्व मिला, जो आगमन विधि है उसमें महत्व मिला। नहीं तो पहले क्या था, नियम बता देते थे, उसके बाद उदाहरण देते थे केवल, तो कई बच्चे समझ नहीं पाते थे। तो जैसा कि दूसरे लोगों ने इस आगमन विधि का वो किया है, लेकिन
अभी जैसे मैंने कहा कि कोई बात दोहराई जाती है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, तो आगमन विधि को भी महत्व मिला। स्व अनुशासन पर क्या स्व अनुशासन का क्या महत्व है, इस पर भी इसका भी शिक्षा पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। और स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा। स्त्री की शिक्षा जो यौन शिक्षा से संबंधित थी, शारीरिक शिक्षा से संबंधित थी, शिशु पालन शिक्षा से संबंधित थी, इसका भी प्रभाव पॉजिटिव रूप में पड़ा। अब आ जाते हैं, जो ये मैंने डैश लगाया है, वर्सेस के रूप में होता है, गुण वर्सेस दोष। अब आ जाते हैं दोष में, कि हर्बर्ट स्पेंसर के चिंतन का अगर मूल्यांकन करें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोष में आती हैं। ये इनका एक सबसे बड़ा दोष है कि ये वर्तमान पर ही अत्यधिक बल देते थे, कि वर्तमान में बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की रुचि क्या है, या वर्तमान में हमारी आवश्यकता क्या है, केवल वर्तमान पर अत्यधिक बल देते थे। ये इनकी कमी है। और ये पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों पर अत्यधिक, अधिक नहीं, अत्यधिक बल देते थे और पाठ्यक्रम को बहुत कम महत्व देते थे, जिससे संपूर्ण ज्ञान या शिक्षा का प्राप्त होना भी सहज नहीं हो पाता था। फिर एक बात और कह सकते हैं कि जो ये कहते थे कि कुछ विषय अच्छे हैं, कुछ विषय नहीं अच्छे हैं, कुछ उपयोगी हैं, कुछ नहीं उपयोगी हैं। तो ये कहा जाता है कि ये सभी विषयों पर बराबर महत्व, जैसे हमारे यहाँ देखिए 100 नंबर का दर्शन शास्त्र भी होगा, 100 नंबर का हिंदी भी होगा, 100 नंबर का हर विषय मतलब होगा। ये कहते हैं जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे विषय कम इंपॉर्टेंट। तो ये इनका निगेटिव पॉइंट भी आता है, क्योंकि हर विषय अपना महत्व रखता है और हर विषय एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और जैसा इन्होंने कहा कि प्राकृतिक परिणामों के अनुसार ही दंड देना चाहिए या दंड देने का सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए। तो सदैव प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित दंड देना ही उचित नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा कुआं में गिर गया तो इसका मतलब क्या है, पैर फिसलने की सजा उसके कुआं गिरने के बराबर दी जाए। अरे भाई उसकी तो मार्गदर्शक के रूप में ही केवल बता दिया। तो शिक्षक को जो अत्यधिक गौण स्थान इन्होंने दिया, यह भी कई हद तक उचित नहीं था। एक बात और उन्होंने कही कि स्त्रियों को राजनीति में स्थान नहीं देना चाहिए। यह उनका जो शैक्षिक चिंतन है, शैक्षिक चिंतन ही आता है, क्योंकि जब राजनीति में राजनीतिक शिक्षा भी नहीं ग्रहण करने के पक्षधर, मतलब जो राजनीति में भाग ही नहीं लेंगे तो शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे। तो यह भी इनका दोष था। और ये जो कहते हैं साहित्य और संगीत को केवल अवकाश के समय ही बताना चाहिए। आपने सुना भी होगा आज की डेट में कितनी थेरेपी हैं जो संगीत पर आधारित, और इन्होंने सीधे सीधे संगीत को कह दिया कि केवल अवकाश के समय में करना चाहिए। तो यह दोष के अंतर्गत आता है। और इन्होंने जो इतिहास की शिक्षा की बात कही है, लेकिन जो अत्यधिक साहित्य भी एक इतिहास का ही भाग है। जान लीजिए, जो साहित्य होता है आपने देखा होगा इतिहास से रिलेटेड भी होता है। तो इन्होंने कहीं कहीं अगर उसको देखा जाए तो इतिहास की भी थोड़ा बहुत अवहेलना की, तो यह गलत बात है। और जो इन्होंने जिस तरह की प्रक्रिया बताई है, शिक्षण प्रक्रिया जो बताई है, खुद करके सीखो या एकदम से प्रकृति में छोड़ दो, अगर पूरी तरह से प्रकृति में छोड़ दोगे और बच्चे को बिल्कुल भी स्वतंत्रता पूरी तरह से दे दोगे, कोई भी उसको दिशा निर्देश उसी के अनुसार दोगे, अपना कुछ भी नहीं चलाओगे, तो इससे समय काफी बर्बाद होगा। क्योंकि बच्चे को आप देखोगे कब वो उठना चाहता है, कब वो पढ़ना चाहता है, इससे समय जो है बहुत अधिक बर्बाद होगा। यह इनका निगेटिव पॉइंट है। और केवल खुद करके सीखने पर भी समय ज़्यादा बर्बाद होता है। जैसे मान लीजिए आप सिलाई मशीन दे दी गई, कपड़ा दे दिया गया, खुद सिलेंगे तो हमको लग रहा है 3-4-6 महीने में सीखेंगे, वही अगर सिखाने वाला सिखा दिया 1 दिन में सीख जाएंगे, सही ढंग से दिशा निर्देश दे दिया। तो वही उन्होंने इनकी ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी बताया था, बालक को पूर्णतः स्वतंत्रता दे देना कि शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे वह तोड़ करे फोड़ करे। इस तरह से जो साधन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जैसे उन्होंने प्रयोगशाला निर्धारित की है, मान लीजिए उस बच्चे को भाई स्वतंत्र है, उसको जो समझ में आएगा वो करेगा, जानबूझ के तो उसके पर करेगा नहीं, लेकिन इससे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको काफी क्षति पहुंच सकते हैं। तो पूरी तरह से बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना भी इनकी अलग दोष के अंतर्गत ही आता है।
ये हम लोगों ने मूल्यांकन किया हर्बर्ट स्पेंसर का शिक्षा के संबंध में कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अंततः हम कह क्या सकते हैं? अंततः जब हमने दोष भी देख लिया और प्लस पॉइंट भी देख लिए, तो निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि भाई हर्बर्ट स्पेंसर के कितने प्लस पॉइंट भी तो हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर, हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर अपने समय का वह महान दार्शनिक था जिसने विज्ञान और शारीरिक शिक्षा को महत्व प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। यदि स्पेंसर के शैक्षिक चिंतन में पाए जाने वाले दोषों को हम लोग हटा दें, जैसे जो अत्यधिक अत्यधिक स्वतंत्रता, अत्यधिक बच्चों के एकदम ऊपर एकदम से हद से ज्यादा निर्भर होना, ये हटा दें, तो ये कहना उचित अनुचित नहीं होगा कि उच्च विद्यालय की शिक्षा को ग्रहण किए बिना भी स्पेंसर एक महान शैक्षिक विचारक था, क्योंकि उसने उच्च शिक्षा तो ग्रहण नहीं की थी। लेकिन अगर उसकी थोड़ी थोड़ी जो कमियां शिक्षा के संबंधित है अगर हटा दिए जाएं, तो कहा जा सकता है कि भाई उसने पीएचडी नहीं की, उसने ये नहीं किया, लेकिन उसके अंदर का गत जो शैक्षिक विचार थे वह एक विद्वान के ही थे। तो इस तरह से मैंने हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में बताने का प्रयास किया, वो भी शिक्षा से संबंधित अधिक बताने का प्रयास किया। थैंक यू। निष्कर्ष संदर्भ ग्रंथ सूची इसके आगे है। थैंक यू क्लास। आप संदर्भ ग्रंथ सूची भी देख सकते हैं जिस जहाँ जहाँ से मैंने लिया है। इसमें जो मैंने पहले वाले में है उसमें ईयर नहीं दिया हुआ था सर, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, दिया ही नहीं था सर। और थर्ड वाले में भी ईयर नहीं दिया था, या तो सर ये भी हो सकता है मेरी मिस में मतलब मेमोरी में ना हो, लेकिन मुझे जितना याद है दिया नहीं था, क्योंकि मैंने पेज नंबर तक मेंशन किया है और सर तो जितना मुझे मिला उतना किया, और दूसरे वाले में सारा मिला था तो इसलिए मैंने कर दिया। सर कहीं क्लास कहीं मिस्टेक हो उसको फीडबैक के रूप में आप दे सकते हो, और सर आपसे भी निवेदन है कि जहाँ कहीं कमियां हो उसको भी बताने की कृपा करें, जिससे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है और भी आगे अच्छे से उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सके और हम अपने मंजिल को हासिल कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू क्लास। ओके। यस सर। ठीक है, आप लोग फीडबैक बता दीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस हों वो आप पूछ लीजिएगा। यस। क्वेश्चंस प्लीज और फीडबैक। मैं हम शिक्षण विधियाँ वो काफ़ी यूज होती हैं अपने टीचिंग स्किल्स में, प्राइमरी से लेकर के उच्च स्तर तक शिक्षा के लिए इसमें जो टीचिंग स्किल्स हैं उसका यूज होता है। और जो इनका पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम इन्होंने अपने शैक्षिक उद्देश्यों के बेस पर ही उसी प्रकार का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है, जो इनकी कह सकते हैं कि। और इसके बाद में इन्होंने जो साहित्य, संगीत, कला और काव्य इन सब का स्थान कह सकते हैं कि नगण्य रखा है, गौण रखा है। तो ये इनके निगेटिव पॉइंट में जाएगा, मतलब साहित्य का स्थान, संगीत का स्थान, कला का स्थान, इनके स्थान को भी उसी प्रकार से रखने की आवश्यकता थी जिस प्रकार से अन्य पाठ्यक्रमों को इन्होंने उचित संज्ञा दी है, उसका स्थान दिया गया है। जैसे आत्मरक्षा की पाठचर्या के रूप में, जीविकोपार्जन के रूप में जो पाठचर्या निर्धारित की है, और इसके साथ में वंशवृद्धि और शिशु रक्षा के रूप में है, राजनीतिक के रूप में है। ये इनके यही चीज़ इनकी सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट के इस चैप्टर में कह सकते हैं बुक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इनकी। और इसके बाद में शैक्षिक उद्देश्य और इनकी पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि में जो इनके शैक्षणिक सूत्र थे वो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यस सर। यही इनका कह सकते हैं एक दार्शनिक के रूप में जो हर्बर्ट स्पेंसर का है। वैसे इनका जो शैक्षिक चिंतन का रूप में जो प्रभाव पड़ा वो अधिक पड़ा है, एक दार्शनिक के रूप में इनका प्रभाव अधिक नहीं पड़ पाया है।
मीन्स इन्होंने शिक्षा के लिए योगदान अधिक दिया है, एक दार्शनिक चिंतन के रूप में ना दे करके, क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। और कह सकते हैं कि इसी के प्रभाव से देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रवृत्ति और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। और इनके जो पंचपदी प्रणाली है, जो कह सकते हैं हम लोग स्किल्स में यूज़ करते हैं, टीचिंग करते हैं बीएड में, उसमें यूज़ किया जाता है। सर ये सर टीच हाँ सर पंचपदी प्रणाली हार्वर्ड का है सर, हाँ, हार्वर्ड का हार्वर्ड नहीं, का हार्वर्ड हर हर स्पेंसर का नहीं है। हार्वर्ड का है वही। कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इनके टीचिंग स्किल्स तो यूज़ की जाती हैं, उनको सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, निश्चित से निश्चित की ओर, ये सारे स्किल्स यूज़ करते हैं हम लोग अपने टीचिंग स्किल्स में। या हम यूँ कह यस सकते सर। हैं कि इनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो एक क्रांति के रूप में हमारी शिक्षा के क्षेत्र में उभरी। और इस क्रांति के पश्चात ही जो हमारी शिक्षा है, वो शिक्षा एक तकनीकी रूप में, वैज्ञानिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में और औद्योगिक जैसे क्षेत्रों के रूप में उन्नति हुई है। और इन्होंने जी सर। और इन्होंने जो का बात की थी, जैसे इन्होंने धर्म दर्शन है और नैतिक धर्म दर्शन जैसी शिक्षा को अलग रखा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इससे भी कुछ निगेटिव पॉइंट्स आए, जिससे क्या हो गया कि धर्म दर्शन और नैतिकता जैसी शिक्षा है तो उसमें होता है कि मनुष्य मनुष्य में एक भेद होता है कि मनुष्य मनुष्य का विकास कैसे कर सकता है, आपस में किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकता है, रह सकता है। तो ये सब सारी कमियां कुछ आने लगी हैं अगर नैतिकता धार्मिकता के दर्शन का अभाव होगा। जी सर। हाँ, तो इन सब चीज़ों के कुछ पॉइंट्स है, कुछ कह सकते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में। ओके। जी। और भी चीज़ें हैं, धन्यवाद सर। आप लोग